नमस्कार, मैं डॉक्टर पी एस सोरा। एक बार फिर से आपका स्वागत है द क्रेडिबल न्यूज़ पर। वीकली सीरीज में इस बारी मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पे बात करूंगा। आप जरूर सुनिएगा, सपोर्ट करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपकी कोई भी व्यूज़ हों। सही लगे, गलत लगे, वो सब आपका अधिकार है। देखिए, मैं बात करना चाहता हूँ, मुद्दा ये है कि हम भारतीय, मैं और आप, हम भारतीयों को एक बहुत अजीब गलतफ़हमी हो गई है। वो गलतफ़हमी ये हो गई है कि हम लोग खर्च करने को अपना स्टेटस समझने लग गए हैं। हम सरकार से ये प्रश्न नहीं उठा पा रहे कि सरकार, हम की प्राथमिकता हमारा खर्चा क्यों हो गया है, बजाय इसके कि सरकार हमारे पैसे को सेविंग्स की तरफ मोड़े। यानी कहना ये चाहता हूँ, हम भारतीय, हर भारतीय कहीं न कहीं इस निराशा के दौर से निकल रहा है कि उसके पास पैसा बचता नहीं, और चूँकि बचता नहीं है, तो पैसा जुड़ता नहीं है, और जब पैसा जुड़ता नहीं है, तो हमेशा अपने आप को डिससैटिस्फाइड फ़ील करता है। बस परिवर्तन इतना हुआ है कि हम अपने आप को गरीब नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं, गरीब भी कैसे कह दें, क्योंकि अब खर्च बहुत कर रहे हैं। हाँ, हमारी 2-3 पुरानी पीढ़ियाँ जो थी, वो गरीब थी, वो खर्च भी नहीं करती थी। लेकिन इन दिनों हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, हम इतना खर्च कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा बच नहीं रहा है। अब बात ये है, क्या वो हम खर्च कर रहे हैं, या इस तरीके का वातावरण बना दिया गया है कि हमें खर्च करना पड़ा? और इस बात को हमें तो व्यक्तिगत तौर पे समझना ही पड़ेगा, क्योंकि भविष्य हमारा है। लेकिन इस बात को सरकारें भी समझें, क्योंकि सरकारों को अपनी प्राथमिकता इन कंपनियों को या व्यवसायों को, धंधों को बेतहाशा सपोर्ट करने की बजाय ये भी होनी चाहिए कि आम आदमी के पास उसके सुख-दुख के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए पैसा रहे। बहुत खतरनाक वाले डेटा हैं मेरे पास, जो एक तरीके से हमें आश्चर्यचकित करते हैं। खतरनाक का मतलब ये है कि आपको बहुत ताज्जुब होगा कि ऐसा भी हो रहा है। जी, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। एक पीडब्ल्यूसी जो हमारी एक कंपनी है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है, उसकी एक रिपोर्ट को मैंने जब एनालिसिस किया, उस रिपोर्ट के फैक्ट्स को ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में जो सेविंग्स है प्रति व्यक्ति, वो 30% घट गई। 30% सेविंग घट गई है। और एक चीज़ और जो बड़ी ही ताज्जुब करने वाली बात ये है कि फाइनेंशियल सेविंग जो होती है, अब चाहे वो ज्वेलरी में हो, आपने पैसा ज्वेलरी में डाल दिया हो, चाहे आपने रियल एस्टेट में डाल दिया हो, और चाहे आपने सिप लगा दिया हो, चाहे स्टॉक मार्केट में डाल दिया हो, चाहे बैंकों में डाल दिया हो, जो हमारे इंडिया का सबसे विश्वसनीय स्रोत होता है। हम बैंक पे पैसा इन्वेस्ट करते होते हैं, हमारी प्राथमिकता रहती है जो हमें संस्कारों में मिलता है। वो उसमें जो डिक्लाइन है, वो अभी एट प्रेज़ेंट जो है, वो जीडीपी का 5% है तकरीबन। और इसमें 50 सालों में, पिछले 50 सालों के सबसे कम स्तर पर ये आ गया है। यानी आम आदमी या कोई भी इंडियन, क्यों आम आदमी क्यों बोलूँ? मैं हर इंडियन की बात करता हूँ, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, और चाहे बहुत अमीर है। यानी हर भारतीय का जो इन्वेस्टमेंट है, और वो भी किसमें? वो मैं बात कर रहा हूँ, चाहे ज्वेलरी में हो, चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे शेयर्स में हो, चाहे सिप में हो, चाहे बैंक में हो। वो एट प्रेज़ेंट जीडीपी का 5% है, और वो पिछले 50 सालों के सबसे न्यूनतम स्तर पे है। और इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जब 5% है, तो इन्वेस्टमेंट क्यों 5% है? क्योंकि हमारी सेविंग्स जो है, वो 30% घट गई। तो दोनों बातें रिलेट कर रही हैं। जब हमारी बचत घटेगी, तभी तो हमारा निवेश घटेगा। हमारा अगर निवेश आज पिछले 50 सालों में व्यक्तिगत निवेश 5% पे आ गया है जीडीपी का, तो कारण क्या है? कि हमारी सेविंग्स जो है, उसमें 30% की कमी हो गई है। अब इसमें 2 बातें निकल के आती हैं, सेविंग्स क्यों कम हो गई? हालाँकि आंकड़े ये बोलते हैं कि वेतन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन वेतन में बहुत छोटी-सी बढ़ोतरी हो रही है, और उस बढ़ोतरी को महँगाई कवर कर लेती है। आंकड़े के साथ बोलूँ, तो वेतन तकरीबन 10% बढ़ रहा है, 9 से 10% के आसपास। लेकिन आपको पता है महँगाई का आंकड़ा क्या रहता है? महँगाई का आंकड़ा है, आरबीआई के डेटा के अनुसार, करीब-करीब 6%। और आरबीआई अगले साल के लिए महँगाई को 4 साढ़े 4% के आसपास प्रेडिक्ट ज़रूर करता है, लेकिन एट प्रेज़ेंट जो महँगाई का आंकड़ा है, वो 6% है। तो दोस्तों, जब 10% आपका वेतन बढ़ रहा है, और सीधा-सीधा चीज़ें जो हैं, सब तरीके की चीज़ें, चाहे वो दवाई है, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे पेट्रोल है, हर चीज़ का जो आंकड़ा है, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो फ्रूट्स है, वो तकरीबन 6% पे आकर रुक रहा है। 6% तो महँगाई बढ़ रही है।
तो इसी कारण हमारी सेविंग्स कम हो रही। अब दूसरी बात ये है कि महँगाई बढ़ना भी एक कारण है, लेकिन एक जो मेन कारण है वो ये है कि हम लोगों को, हमारी मानसिकता को, हम भारतीयों की मानसिकता को पिछले कुछ सालों से बदल दिया गया है और हमें कंजम्पशन की तरफ मोड़ दिया गया है, खरीदारी की तरफ मोड़ दिया गया है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था कि अभी जो दिवाली निकली है, 10-12 दिन की जो आ रहा है, दिवाली का त्योहार होता है, उस दिवाली पे हम भारतीयों ने 6 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और ठीक है, सरकार कहती है कि ये सब इतना तो खर्चा हुआ है कि जीएसटी रेट्स के कट के कारण हुआ है। लेकिन ठीक है, हमारी जेब से निकल के वो व्यापार धंधों के पास पैसा पहुँच गया, हमारे घर में उनके द्वारा बनाई गई चीज़ आ गई, अब चाहे वो कार है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे मोबाइल है और चाहे वो कुछ भी होम अप्लायंसेस है। लेकिन हमारा तो खर्चा हुआ ना, हमारे पास तो पैसा नहीं बचा ना। अब जीएसटी रेट्स जो कट हुआ है, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारा वो पैसा जो था, जो सेविंग्स के प्रति मुड़ सकता था, वो पैसा कंजम्पशन की तरफ मुड़ा। ये बात मैंने कहीं भी कही है। लेकिन अब आगे चलता हूँ उस बात के लिए। जिस कंपनी की रिसर्च पे मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ, जिस रिसर्च को पढ़ के मैं अपना इस वीडियो में फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस कंपनी ने तकरीबन 30 लाख लोगों के बैंक स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करके अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से बात की है और 5 कैटेगरीज़ उस कंपनी ने बनाई है। पहली है एंट्री लेवल की कैटेगरी। एंट्री लेवल वो है जिनकी तनख्वाह 20,000 महीना है। दूसरी लोग हैं इमर्जिंग लेवल के लोग, जिनकी तनख्वाह 20,000 से 40,000 के बीच में है। तीसरे लोग में जो एस्टैब्लिश्ड है, एस्टैब्लिश्ड इस मुल्क में किन्हें कहा जाता है, जिनकी तनख्वाह 75,000 तक है मासिक, ठीक है? एक है उसके ऊपर वाली कैटेगरी अपर मिडल इनकम। मिडल इनकम से ऊपर के लोग जिनकी तनख्वाह 1 लाख तक का है और सबसे ऊपर हाई इनकम कैटेगरी जिनकी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर रखी गई है। इन 5 कैटेगरी के करीब 30 लाख लोगों का एक सर्वे ये बताता है कि इंडिया में कंजम्पशन किस तरीके से बहुत बुरी लेवल पे बढ़ गया है और उसी का कारण है कि सेविंग्स घट गई हैं और उसी का कारण है कि इन्वेस्टमेंट नहीं बचा आज हम भारतीयों के पास। अब देखिए, ये बात भी करनी पड़ेगी कि खरीदारी जो हम करते हैं, उसके टाइप्स कौन-से होते हैं। दोस्तों, 3 तरीके की खरीदारी को जनरली कहा जाता है। हम 3 कारणों से खरीदते हैं या खर्च करते हैं। खरीदारी की बजाय मैं खर्च करने की बात करता हूँ, 3 तरीके से हम खर्च करते हैं। एक होता है हमें ऑब्लिगेशन होता है हमारा, यानी हमें खर्च करना ही है। एक होता है हमारी नेसेसिटी है, हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमें खर्च करना है। और एक होता है हमें महसूस होता है कि मुझे खर्च करना है, यानी हम डिस्क्रिशनल जजमेंट लेते हैं कि हमें खर्च करना है। हमें फ़ील होता है, हमें महसूस होता है। ये 3 तरीके के कारण हैं। यानी पहला हमारा ऑब्लिगेशन, हमें खर्च करना ही है, भुगतान करना ही है। उस कैटेगरी में आते हैं, मान लो आपके पास इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं, उनका आपने प्रीमियम पे करना है। उस कैटेगरी में आता है अगर आपने लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई पे करनी ही पड़ेगी। ऑब्लिगेशन की कैटेगरी कौन-सी है? अगर आपने लोन लिया, चाहे होम लोन लिया, चाहे कार लोन लिया, चाहे बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लिया और चाहे आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदारियाँ की हैं, तो उनका भी तो भुगतान करना पड़ेगा ना। तो पहली कैटेगरी खर्चे की है ऑब्लिगेशन। दूसरी कैटेगरी है नेसेसिटी, जिसमें हम लोग अपने अपने जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें हैं, जिसमें सब्ज़ी से लेके दूध से लेकर हमारी जो घर की चीज़ें होती हैं, उसे हम नेसेसिटी में रखते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का पेट्रोल भी आता है, डीज़ल भी आता है, जिसमें मोबाइल का रिचार्ज भी आता है आजकल। उसे हमने नेसेसिटी में इंक्लूड कर लिया है। और तीसरी कैटेगरी है डिस्क्रिशनल कैटेगरी। डिस्क्रिशनल कैटेगरी में आपकी इच्छा जब होती है खर्च करने की, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ़स्टाइल। उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फैशन, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंटरटेनमेंट। आपको जब मनोरंजन करना होता है, चाहिए होता है मनोरंजन अपनी ज़िंदगी में, तब आप खर्च करते हैं। आप कहीं पे भी जाके कोई मूवी देखते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, मैं उन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो मेनली 3 तरीके के माइंडसेट लोगों के हैं, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और डिस्कशन। अब दोस्तों, जो ताज्जुब करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो बात आपको पता लगेगी कि जो मैंने 5 कैटेगरी आपको बताई, 20,000 वाली सैलरी वाले लोग, 40,000 वाले, 75,000 वाले, 1 लाख वाले और 1 लाख से ऊपर वाले लोग, जिन्हें कहा गया एंट्री लेवल, इमर्जिंग लेवल, एस्टेब्लिश्ड लेवल, अपर लेवल और हाई इनकम लेवल। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया में एट प्रेज़ेंट 39% यानी 39% का जो खर्चा है ना, वो ऑब्लिगेशन की तरफ जा रहा है। यानी ईएमआई के भुगतान की तरफ जा रहा है। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स की तरफ जा रहा है। हर कैटेगरी 20,000 से लेकर हाई लेवल तक। यानी हर आदमी तकरीबन
40% अपनी आय का किस में पे कर रहा है? लोन के पेमेंट में पे कर रहा है। अगर वो 20,000 कमाता है तो 8,000 रुपए पे कर रहा है। अगर वो 1 लाख कमाता है तो 40,000 रुपए पे कर रहा है। और अगर वो 1 लाख से ऊपर जिसको हाई इनकम रखा गया है, जितना मर्जी कमाए, 2 लाख कमाए तो 80,000 पे कर रहा है। 32% 32% नेसेसिटी पे खर्च हुआ है, यानी जिसकी हमें ज़रूरत है। अब उसमें घर का राशन भी है, सब्जी भी है, दूध भी है, सब चीज़ें जिनसे हमारे घर का जीवन यापन होता है, हमारे परिवार का जीवन यापन होता है, उसमें हम कितना खर्च कर रहे हैं? 32%। यानी 32% हम खर्च कर रहे हैं मात्र जिससे हमारा जीवन यापन हो रहा है, और 39% हम खर्च कर रहे हैं जो हमने लोन ले रखे हैं, ईएमआई के भुगतान कर रहे हैं। अब एक बात आप जरूर समझ लीजिए, आंकड़ों के मत उलझिए। आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो है ना, घर की सब्जी खरीदने के लिए नहीं करते हैं। आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है ना, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए नहीं करते हैं। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप दूध के भुगतान के लिए नहीं करते हैं, जो आपके घर में आता है, जिससे चाय बनती है, बच्चों को दूध दिया जाता है। यानी आप नेसेसिटी पे मात्र 32% खर्च कर रहे हैं, और ईएमआई पर, लोन के भुगतान पर आप खर्च कर रहे हैं 39%। हाँ, एक बात और इसमें सिंपल एक्चुअल निकल के आती है कि हमारे लोन कितने महँगे। क्या आम आदमी, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में 32% नेसेसिटी पे खर्च कर रहा है, लेकिन 39% लोन के भुगतान पे खर्च कर रहा है। और मैंने बहुत तक के साथ एक बात कही है कि नेसेसिटी क्या है और लोन क्या है। नेसेसिटी को लोन के साथ मत जोड़िए। अब ताज्जुब करने वाली बात है कि 29% का खर्चा हम लाइफ़स्टाइल पे खर्च कर रहे हैं। 29% डिस्क्रिशनल जजमेंट है हमारा कि हमें वो चीज़ चाहिए। हमारा मोबाइल पुराना हो जाता है, हमें महसूस होता है नया मोबाइल चाहिए, कार हमें नहीं खरीदनी है। फैशन प्रोडक्ट्स, लाइफ़स्टाइल पर हम 29% खर्च करते हैं। दोस्तों, इसके आगे वाला आंकड़ा जो है आपको और आश्चर्यचकित करेगा, सोचने को मजबूर करेगा। जो मैंने आपको बताया कि इंडिया में टोटल अराउंड 39% ऑब्लिगेशंस पे खर्च हो रहा है, लोन पे खर्च हो रहा है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, ईएमआई जो मंथली आपकी करती है, उसका पेमेंट इंडिया में कैसे जा रहा है। एंट्री लेवल वाला बंदा जिसकी तनख्वाह 20,000 पे है, वो अपनी वेतन का 44% ईएमआई पे दे रहा है। और जो इमर्जिंग लेवल का अभी 40,000 कमा रहा है, वो 35% दे रहा है। जो एस्टेब्लिश्ड है वो 40% दे रहा है। जो अपर मिडिल इनकम में है वो 44% दे रहा है, और जो हाई इनकम में 46% दे रहा है। हाई इनकम किसे कहा गया? जो 1 लाख से ज्यादा है, यानी वो 40,000 रुपया मंथली ईएमआई उतार रहा है। क्योंकि वो कितना खर्च कर रहा है? वो तकरीबन 39% तो खर्च कर रहा है ना दोस्तों। और जो मिडिल इनकम वाला है, आप देख लीजिए, वो 40% खर्च कर रहा है। और जो एंट्री लेवल वाला है, यानी 20,000 रुपया तनख्वाह कमाता है, उसकी 5,000 रुपए ईएमआई पे जाती है दोस्तों। जब 5,000 ईएमआई पे देता है और करीब 30% अपनी नेसेसिटी पे खर्च करता है, फिर जो 30% है वो डिस्क्रिशनल पे खर्च करता है, तो दोस्तों कहाँ से सेविंग बचेगी उसके पास? इसीलिए मैंने अपने वीडियो के शुरू में कहा कि सेविंग जो है वो 30% रिड्यूस होगी, और जो इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है, वो जीडीपी का 5% रह गया 50 सालों का कम आगे। लेकिन क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है नीतियों के माध्यम से, आर्थिक नीतियों के माध्यम से, कि भारत में कंजम्पशन बहुत होता है। हाँ, होता है, हम भारतीय कंजम्पशन करते हैं, लेकिन ये कंजम्पशन का मुनाफ़ा किसे होता है? इस कंजम्पशन का मुनाफ़ा कंपनियों को होता है, और उनके प्रॉफ़िट्स कितने बढ़ते हैं? किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट क्वार्टरली डाउनलोड करके देखिएगा, 1,000 करोड़ रुपए का, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ का उनका रेवेन्यू जाता है। और रेवेन्यू जब जाता है तो प्रॉफ़िट कितना होता है? 30% प्रॉफ़िट होगा, यानी 2, ढाई, 3,000 करोड़। कितने लोगों को वो रोज़गार देते हैं? कितना, और जितना उनको मुनाफ़ा हो रहा है, उसमें एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दिया जा रहा है? आज इस देश की जब बहुत बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र पे निर्भर करती है, वो भी 50%, तो ज़रा समझिए ना, कहाँ मिल रहा है रोज़गार? तो ये तो वो बात ये है कि जब हम अक्सर कहते हैं कि आर्थिक असमानता इस मुल्क में बहुत बढ़ रही है, तो यही कारण है। आर्थिक असमानता का कारण क्या है? हम लोग मजबूर हो गए हैं खर्च करने के लिए, और जब हमारा जो खर्चा हो रहा है वो किसी का रेवेन्यू बन रहा है, उसके रेवेन्यू में उसका कितना टका, 30% उसका प्रॉफिट बन रहा है, उस प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। आप लंबे अरसे से सरकार की टैक्स की नीतियाँ देखिए, कॉर्पोरेट टैक्सेशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। हाँ, हमें लॉलीपॉप देने के लिए आम आदमी को इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, और उससे वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाता है, वो क्या भूल जाता है? उसे लगता है मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचता है, अगर उसको टैक्स कम देना पड़ेगा तो उसकी सेविंग खर्चे में तो ना बदले ना, कम से कम इन्वेस्टमेंट में बदले। अब जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, वो भी आपको बहुत ताज्जुब करेगा बॉस। जैसा मैंने शुरू में बोला, हम भारतीयों का सबसे विश्वसनीय स्रोत है बैंक।
आपको पता है पिछले 20 सालों में 2000 से बात करता हूँ, दोनों तरीके की सरकारें हमारे यहाँ पे रही हैं। पिछले 20 सालों में एफडी के जो इंटरेस्ट हैं बैंक में वो आधे हो गए हैं। 2000 में 10% रेट हुआ करते थे, आज 5% आ गए हैं। आज आधा रेट हो गया है। हालांकि जब आप इन आंकड़ों में जाएंगे तो ये पाएंगे कि 2000 से 2004-5 तक रेट कम होने शुरू हो गए थे, लेकिन 2005 के बाद रेट फिर बढ़ते रहे, कभी कम हुए बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं 9% तक रहे हैं। लेकिन पिछले 10-12 सालों में जो एफडी का इंटरेस्ट है वो लगातार गिरा है। जब बैंकों का एफडी का इंटरेस्ट लगातार गिर रहा है तो विश्वास मानिए, शायद शायद क्यों शायद ये हकीकत है कि आर्थिक नीतियों का रुख ये है कि बैंकों की बजाय मार्केट का जो आम आदमी का सेविंग है वो डायरेक्टली कहाँ जाए, स्टॉक मार्केट में जाए। अब चाहे वो इक्विटी के प्लेटफॉर्म से जाए और चाहे वो सिप के प्लेटफॉर्म से जाए, और अगर नहीं जा रहा है तो खर्चे के प्लेटफॉर्म से कंपनियों तक पहुंचे। हम अगर सिप नहीं लगाते, इक्विटी में नहीं डालते हैं, बैंकों में क्या डालेगा, हमें लगता है 5% तो मिल रहा है, तो हमें लगता है इसके बजाय हम कोई चीज खरीद लेती। और इसी मेंटालिटी के कारण दिवाली पर या किसी बड़े त्योहार पर हमारी मानसिकता हो गई है डिस्क्रिप्शनल जजमेंट लेने की। हर घरों में आजकल अगर जहाँ 4-5 लोग हैं, आप मानते चलिए आपका मोबाइल पे खर्च कितना हो रहा है। मोबाइल नए कितने खरीदे, हर साल आप 2-3 नए मोबाइल खरीद रहे हैं। आप 20,000 के एवरेज कॉस्ट कर लीजिए, इसका मतलब आप तकरीबन लाख रुपए के मोबाइल खरीद रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शनल कॉल है। अब इसके पीछे भी आपको एक मेंटालिटी समझनी पड़ेगी। कंपनी वाले बड़े स्मार्ट हो गए हैं। कंपनीज वाले क्या कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, जिसे हम R&D कहते हैं, उसका एक ही मकसद है कि हर प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है, जो PSC है, उसको शॉर्ट कर दिया जाए। हमें एक मोबाइल साल 1.5 साल में पुराना लगने जाता है, हमें एक लैपटॉप 5 साल में पुराना लगता है, हमें एक कार 5 साल में पुरानी लगती है। आपको पता है क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एडवर्टाइजमेंट से। तो दोस्तों आपको एक आंकड़ा बताता हूँ जो आपको बहुत चौंकाएगा। आपको पता है भारत की कंपनियों ने इस साल 1,55,000 करोड़ रुपया 1,55,000 करोड़ रुपीस किस पे खर्च किया है? एडवर्टाइजमेंट पे। अब जो मेरे जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे ना, उस बात को समझ जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए खर्चा होता है, खर्चा। वो P&L अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं उससे, और उससे उनका मुनाफा कम होता है। और जब मुनाफा कम होता है तो कम टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपको ब्रांड बनाता है। ब्रांड, आपके प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है। कंपनियां इतना बड़ा खर्च कर रही हैं एडवर्टाइजमेंट पे, उसके बहाने से हमें उनके प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलती है और हमारी मानसिकता हो जाती है हमें भी वो खरीदना है, और हम सेविंग्स की बजाय खर्च करते हैं। और कंपनी अपनी गुडविल बना रही है, कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू बना रही है। कंपनियों पे भी एडवर्टाइजमेंट के खर्चे पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि उनके उस खर्चे से उनका मुनाफा कम होता है। उनका गल्ला नहीं कम होता है, उनका मुनाफा कम होता है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक और फिगर आपको बताता हूँ। ई कंपनीज की जो सेल है वो अब 400,000 करोड़ की हो गई। यानी जो ई-कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ना, जो हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशंस होती हैं, हम उनके प्रोडक्ट्स देखते रहते हैं, वो हमें डिस्काउंट पे मिलते हैं और हम बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। आपको पता है ई-कॉमर्स कंपनीज जो हैं, जो मेरी स्टार्टअप्स के फॉर्मेट में हैं, वो डिस्काउंट पे बेच रही हैं, लेकिन उन्हें घाटा नहीं हो रहा। वो डिस्काउंट पे बेच के हमें अट्रैक्ट कर रही हैं, और हम कितना खरीदारी कर रहे हैं? फिगर बोल रहे हैं 400,000 करोड़ रुपीस की, और फिगर बोल रहे हैं 2029 तक 2-3 सालों में ये डबल हो जाएगा, 800,000 करोड़ रुपीस की बाइंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों कहना ही चाहता हूँ, कहाँ मुड़ गए हम लोग? कहाँ मुड़ गए हैं हम लोग? हमारे पास सेविंग्स नहीं है बॉस। जब हमारे पास सेविंग्स नहीं है तो दोस्तों हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, और किसी दिन कोई अनचाही घटना घट गई, या आपने भी कोरोना देखा ही था, एकाएक आपको घर बैठना पड़ गया, आप अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? आप भौतिक सुख सुविधाओं को उस पे खर्च करना इस मानसिकता के साथ क्यों जीने लग गए? आपके पास आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, और शायद सरकार की प्राथमिकता नहीं रहेगी कि वो सेविंग्स को मोटिवेट करे। सरकार की प्राथमिकता नहीं है। सरकार की प्राथमिकता पूरा निजी क्षेत्र है, कंपनीज है। अब वो इसीलिए बैंकों की रेटें कम कर दी गई हैं कि या तो आप डायरेक्ट इक्विटी में डालो, और या बोस आप सिप में डालो, और नहीं डालते हो तो उनके प्रोडक्ट्स खरीद लो। मेरा क्वेश्चन इस वीडियो से ये है, ना तो सब कंपनियों के टैक्स की पॉलिसी चेंज होती है, ना उन कंपनियों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बोला जाता है। याद होगा 2 साल के बजट में कहा गया था 2 साल पहले कि कंपनियां इंटर्नशिप देगी अब भारत के युवाओं को।
कहाँ मिली, कितने लोगों को मिली, जाके चेक कर लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने बोला है आईटी सेक्टर में कम सैलरीज कम होने लग गई है। फ्रेशर्स को, छोटे शहरों के फ्रेशर्स को उठाया नहीं जा रहा है, उन्हें लिया नहीं जा रहा है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पे खर्च करना पड़ता है और बहाना क्या बनाया जा रहा है कि भैया इन्हें एआई नहीं आता है। वो आईटी सेक्टर वो आईटी सेक्टर जो 20 साल पहले हर घर का सपना था, छोटी-सी डिग्रियाँ करके, डिप्लोमा करके लोगों ने ग्रीन कार्ड लिए और बाहर चले गए, वो डॉलर कमा रहे हैं। उन घरों के बच्चे जब बड़े हुए, वो उसी सपनों के साथ बड़े हुए और आज वो कंपनियाँ इतना मुनाफ़ा कमाने के बाद क्या दे रही हैं? वेतन नहीं दे रही। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इस फैक्ट्स को बताया आपके साथ में, आप चेक भी कर सकते हैं। एक बात के लिए मैंने लेख भी लिखा था। लेकिन बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से मात्र ये कहना चाहता था, बहुत ज़्यादा खरीदारी के ट्रिप पे हमें खुद ही रोक लगाना पड़ेगा और हमें सेविंग्स के प्रति मुड़ना पड़ेगा। और ये जो ईएमआई का ट्रेंड है, इससे बचें। ये मत सोचिए, आजकल एक मानसिकता ये भी हो गई है, कोई बात नहीं बच्चे को अच्छा ज़रूर पढ़ाएँगे, प्राइवेट कॉलेजों में डालेंगे, बड़ी जगह डालेंगे, बड़ा पढ़ाएँगे, लोन ले लेंगे। क्या आपने कभी ये सर्च किया है? प्लेसमेंट कितने का होता है? प्लेसमेंट वैल्यू क्या है? आज आप अपने बच्चे को उन बड़ी-बड़ी डिग्रियों में डाल रहे हो, 5 साल बाद जब उसका वो एजुकेशन लोन उतरना शुरू होगा, क्या वो सक्षम रहेगा? वो तभी सक्षम रहेगा जब आपके पास सेविंग्स होंगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होंगी। ज़रूर सोचने की कोशिश करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।